नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने वह इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, हमारी जो आवाम है, जो हमारी भारतीय आवाम है, वो भारतीय आवाम ताकत दल के इस जो मुहिम है पूरे देश में हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए इसके विषय में ये भी बताया गया था कि जब हमारा ये देश भारतवर्ष है तो इसमें माहौल जो है सिर्फ भारतीयता का ही होना है। इसमें इस विषय में किसी को भी शक नहीं, इस विषय में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। और भारतीय और जो अहमियत सिर्फ जो है वो भारतीय संविधान की है, न तो मनुस्मृति की है, न तो वेद पुराण की है, न तो गीता रामायण की है, न तो कुरान शरीफ की है, किसी की भी नहीं, न तो हिंदुत्व की है, न तो इस्लाम की है, न किसी की भी है। महत्व सिर्फ जो है इस देश के संविधान की है। एक अच्छा, और इसमें अब इसकी बातों को, चूंकि इसका विरोध तो कर नहीं सकते, जो मैंने विरोध मतलब वैचारिक विरोध, यानी विचार के आधार पर, तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये लोग जो है तथ्य तर्क के आधार पर भारतीय आवाम ताकत दल के इस भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता भाईचारा का सामना करने के लिए ये सभी अपना नैतिक साहस, नैतिक बल और नैतिकता खो चुके हैं। तो सहारा किसका लेते हैं? वो आपराधिक वृत्ति का। आपराधिक वृत्ति से मतलब वो जैसे गली कूच के गुंडा मवाली हैं, दादा है, माफिया हैं, उन भाषाओं का प्रयोग कि हमने मना किया था, हम 2 घंटे का टाइम देते हैं, बंद ने किया, पानी सर से ऊपर बह रहा है और हम लीगल सेल के फला हैं, ठिकाने हैं, हमने सब नोट कर लिया है। ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय आवाम ताकत दल क्या रख रहा है। वो तो ये कह रहा है कि हमारा देश जो है ये भारतवर्ष है, इसलिए माहौल भारतीयता का ही होना है और होना पड़ेगा। और उल्टे इन राजनीतिक दलों ने किसका माहौल वो बना रखा है? सिर्फ विभाजन और विघटनकारी का। तो ये सामना करने चले हैं और वो कुछ भी कर, लीगल सेल के महारथी हो क्या हो, इससे
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस हमारी जो अवाम है, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, वो बस ठीक से जागरूक हो जाए। जागरूकता शुरू हुई है, लेकिन जिस पैमाने पर उसको होना है अभी वो होना बहुत बाकी है। तो और तरह तरह की बातें, तो लेकिन इसकी नकल भी करना शुरू कर दी है। जैसे भारतीय जनता दल बराबर नमस्कार और अभिवादन के रूप में जय हिंद जय भारत का प्रयोग करता है, और यही सिखाता भी है कि इस देश में सिर्फ जय हिंद जय भारत ही चलेगा। कोई जय महाराष्ट्र, जय हिमाचल, वंदे गुजरात, ये जो सस्ती लोकप्रियता के और जो भी संकीर्णता आधारित जो सस्ती लोकप्रियता है, जो कि एक संकीर्णता भी पैदा करती है, एक जो है विखंडन की भावना भी पैदा करती है। तो इस तरह की बातें जो चलाने वाले, विखंडन करने वाले, कि जो यानी जय हिमाचल, वंदे गुजरात, जय महाराष्ट्र, एक बिहारी 100 पर भारी, और एक सरदार 1.25 लाख को लड़ाऊं, इस तरह की भावना को फैलाने वाले जो है आज जो है वो भारतीय अवाम ताकत दल के इसे भारतीय एकता के मुहिम को रोकने के लिए, अब रोकने के लिए इनके पास कोई नैतिक साहस नहीं है, नैतिक बल नहीं है, और नैतिकता खो चुके हैं। सिर्फ जो आपराधिक तरीके, धमकी, तो इससे इनके चरित्र का पता चलता है कि किस चरित्र के हैं। और इसलिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो भी अपने भारत में संकीर्णता आधारित सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में विखंडन, एक भावनात्मक विखंडन, इसके बाद उसके आधार पर नफरत जो फैला रहे हैं, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह से बिल्कुल समझ लें कि ये हमारे भारत राष्ट्र के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। ये मीडिया के विषय में मैंने बताया था, और पत्रकारों का 2 खेमा है, दो फैक्शन है। एक जो है जीएनपीसी के द्वारा पाले गए, उनके टुकड़ों पर जो जीएनपीसी इस देश को लूटती थी, उसके लूट बने, उसके बूटी के, उसके लूट के माल पर आश्रित और उन्हीं के द्वारा पाले गए जो है मीडिया और पत्रकारों का गिरोह। नाम भी बोला गया था। मीडिया में यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम लिया जाए तो एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, और न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, और टीवी 9 भारतवर्ष, और ये सुदर्शन हमेशा वो हिंदू मुस्लिम ही करता है। बाकी जो 3 बचे, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी और जे न्यूज़, ये अपने को दिखाते हैं राष्ट्रवादी, लेकिन इनकी हर करतूत इस भारत राष्ट्र के विरुद्ध होती है। इनकी हर करतूत, जैसे जी न्यूज़ में आता है, भारत के संविधान की कसम या संविधान की कसम, इतना खूबसूरत एक शीर्षक रखा गया संविधान। और उस संविधान की कसम के अंतर्गत जो जितने भी
जितने भी परिचर्चाएं, डिस्कशन करवाए जाते हैं वो भारत के संविधान विरुद्ध ही बात होती है। और किसको किसको बुलाते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को। वो कहता है कि हम हिजाब पहनना मेरा संवैधानिक अधिकार है। भारतीय जनता दल उसकी यानी बुद्धिमत्ता पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कर रहा है कि वो जानबूझ करके इस तरह से खुराफाती बातें क्यों बोलता है कि जिस मौलिक अधिकार की बात करता है, और हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से जान लें कि जो भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो संविधान ने दिया है नागरिकों को, गोलकनाथ केस के बाद जो है वो स्पष्ट किया है कि ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, अपने आप में परम नहीं है कि जैसे चाहे आप, जैसे मान लीजिए अब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार, तो अभिव्यक्ति का आज़ादी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि देश की अखंडता और एकता के विरुद्ध आपको बोलने का अधिकार मिल गया, किसी को अपमानित करने का अधिकार मिल गया, किसी को गाली देने का अधिकार मिल गया। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का कतई मतलब नहीं। इसलिए मौलिक अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, एक मुनासिब जो है पाबंदियों के साथ है। यह बेवकूफ़ ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, मुनासिब पाबंदियों के साथ है। और मुनासिब पाबंदियां जब भी आवश्यकता होती है, सरकार को पूरा अधिकार होता है उस पर मुनासिब पाबंदियां लगाए। और दूसरा, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग को जानना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात कर रहा है कि हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है और दुरुपयोग हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी तो थोड़ा दुरुपयोग कर रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज उसका बहुत व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जो है क्रिश्चियन मिशनरी का एक छोटा स्वरूप है। ये सामने से बकता रहता है, लेकिन उसका एक भयानक जो आयाम जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज है। तो इसलिए भारतीय जनता दल बराबर ये कहता है कि जो भारत के संविधान की जो धारा है 25, 26, 27, 28 और 30, इसको जितना जल्दी हो सके निकाल दिया जाना चाहिए। मोदी महोदय से भी ये निवेदन है। मोदी महोदय तो खैर अब इनसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये बात हम कह रहे हैं उनसे कि संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 निकाल दीजिए। ये सारी खुराफात, सारी हैंकड़ी जो है इस जो है असदुद्दीन ओवैसी की भी और क्रिश्चियन मिशनरी की भी अपने आप निकल जाएगी और कोई लव जिहाद वगैरह की कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक पंथ का सवाल है, चाहे हिंदू सनातन का पंथ हो, चाहे इस्लाम का पंथ हो, इस पंथ पर चूंकि अपने आप में खुद महान है, इन पर कोई आंच आने को नहीं है। लेकिन यही है कि यानी जो देश की आवश्यकता के अनुसार जो है ये व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, उसके अनुसार व्यक्तिगत तौर पर इनको निभाने की जरूरत है। अपने अपने घरों में जो भी विधि विधान माने वो उनका है या पसंद करते हैं, उसके अनुसार जो है जो अपने पंथों का वो पालन करें और अनुसरण करें। लेकिन जो सामूहिक जीवन में ये बात कई बार बताई गई है। और इस बेवकूफ़ असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम बेवकूफ़ों की खोपड़ी में ये घुस नहीं रहा है कि सार्वजनिक जीवन में पंथ की कोई भूमिका नहीं है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इस देश में पंथ का महत्व नहीं है। पंथ आपका व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत रूप में उसको निभाना है, बस उसकी हद वहीं तक है। सामूहिक जीवन में किसी भी पंथ की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जो आकर के हैंकड़ी बोलता है कि हमको संवैधानिक अधिकार मिल गया है, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के भी हमें के भी ऐसे तत्व है हमेशा जो है, खास करके ये जो ये सरसा पार्टी है, सरसा लेकर के और भभूत बोध करके वो भारत के संविधान के प्रावधानों का, नियमों का, कानून का जो है बिल्कुल पालन करने के लिए तैयार नहीं होती है, और कहते हैं कि सनातन सनातन सनातन, पता नहीं वो पता नहीं वो क्या चाहती है। तो एक तो वो ये एक तो जो है ये सब जो है अच्छे शीर्षक रख करके कि संविधान की कसम, खूबसूरत सा माने एक शीर्षक रख लिया या कैप्शन रख लिया या हेडिंग जो भी आप कह सकते हैं, और उसके अंदर वही गंदगी जी न्यूज वाले चलवाते हैं। रिपब्लिक भारत भी राष्ट्र सरोवर का एक वो बैनर लगा दिया, और फिर उसके नीचे वही गंदगी विखंडन की, हिंदू मुस्लिम की, और भारत के संविधान को बराबर अनादर की। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि भाई उसका एक मूल आदेश है कि हम सभी भारतीय हैं, और इसके अलावा जो है न तो संबोधित करना है, न तो समझना है, न तो उसके अनुसार व्यवहार करना है, एक बराबर हिंदू मुस्लिम। तो ये बहुत ही बेहया और हमारे भारतीय समाज विरोधी तबका है ये, वो मीडिया वालों का। हिमाचल में चुनाव की घोषणा हो गई है। भारतीय जनता दल संसाधन भी जुटा रहा है, जहां तक संभव होगा तो इसमें शिरकत भी करेगा, और अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आने की कोशिश जरूर करेगा। चुनाव की घोषणा जो है होने वाली है इसमें गुजरात में, लेकिन सभी से ये कहना कि पहले ये माहौल बनाइए। संकीर्णता जो है ये संकीर्णता कि हम जो है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सारी संकीर्णताओं को तोड़ना पड़ेगा। हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हम ओबीसी वाले हैं, हम यादव हैं, हम जो है वो जो है हम बिहारी हैं, हम माने पंजाबी हैं, हम बांग्ला हैं, हम बंगाली हैं, हम असमिया हैं, हम तमिल हैं। ये सारी जो संकीर्णताओं का त्याग करके भारतीयता आधारित एकता पर आना होगा सबको। यह देश के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें दुख की बात है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा दीवार छूने के बराबर छू लेंगे भारतीय। अब कभी बोल देते हैं भाई वो भारतीय नागरिक की तरह, जैसे अंजना ओम कश्यप, कभी अंजना ओम कश्यप जो है आज तक वाली कभी बोल देती है भारतीय नागरिक की तरह। अरे ऐसे थोड़ी होता है। जब भी कोई भारतीय नागरिक के अलावा कोई बोले तुरंत जो है उसको रोको ना। जब भी कोई हिंदू की बात बोले तो तुरंत उसको रोको। लोगों की जो माने आदत, असमझ जो इसके इतर जो प्रदूषित हो गई है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अब मानो कि वो बैनर लगा रहेगा संविधान की कसम, और संविधान का बराबर उसके आदर्शों की अवहेलना, आदर्शों को कुचलना, उसके अनादर चलता रहेगा। तो ये मीडिया वालों से मैंने हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सब समझे कि ये हमारे समाज के सबसे बड़े कोड़ हैं सब, और बेहया किस्म के, जानते भी हैं इस बात को। लेकिन उससे बड़े कोड़ कौन है? ये राजनीतिक दल। इनको समझना बहुत जरूरी है, और यदि इनको समझना है तो इनके प्रवक्ताओं को जो किस तरह से इनके प्रवक्ता जो बोलने आते हैं, ये टीवी
टीवी जो है चर्चाओं में, उससे आपको पता वो चलता है। समाजवादी पार्टी के जितने लोग बोलते हैं कि हमारे दलित, हमारे मुसलमान, फलाने खान, आज तक जो है समाजवादी पार्टी वो संविधान का आदर करना सीखी ही नहीं कि भैया दलित और ओबीसी और मुसलमान, इसका कोई संवैधानिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन बराबर बोलेंगे सर, तो बराबर भारत के संविधान का अनादर करने वाले जो है, अच्छा अनादर करने वाले भी और इस तरह से बोलने वालों को बराबर ये मीडिया इस तरह के लोगों का जमावड़ा करवाता है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन इसका खामियाजा जो है, इसका खामियाजा इस तरह के माहौल का खामियाजा वो नहीं भुगतते हैं। वो तो इस प्रदूषण का या इस गिरावट का वो लाभार्थी हैं, भोगी तो आप हैं। ये समाज के दुश्मन, ये देश के दुश्मन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो है, जिनको आप अपना हितैषी मान करके जिनको वोट कर देते हैं, जिनको सत्ता में भेज देते हैं, फिर उनके कुकर्मों को, उनके दुष्कर्मों को, उनके पापों को आप झेलने के लिए मजबूर होते हैं, अपशब्द होते हैं। इस यथार्थ को समझते क्यों नहीं? आपकी हैसियत है कि आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक के अलावा जो है तमाम, कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, फलाने हैं, हम पंडित हैं और हम यादव हैं, ओबीसी है, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। ये तो ये समझ, और दूसरा सबको सम्मान देना, खास करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सम्मान देना पड़ेगा। तो और लेकिन उपेक्षित भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती, विशेष आग्रह है कि वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, जो ये नफरत की जो आग उगलते हैं, उसके इस आग उगलने को आपको कुचलना होगा। और बहुत झूठ भी बोलता है। और जैसा कि भारतीय वक्ता के अंदर बताया कि सिर्फ वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण और ये राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर अकेले नहीं है। इस सब का सरगना कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। वो बराबर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाता है। उनकी जो आस्था है इस्लाम पंथ की, उस पर निशाना बनाता है। उसके जरिए देश में नफरत फैलाता है। वो है नरसिम्हानंद सरस्वती है, यति, उसका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। जबकि वास्तविक क्या है, वो दीपक त्यागी है, अपराधी किस्म का अपराधी है। और भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा और शफीकुर रहमान वर्क, ये जो गैंग है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षमताओं में और अपने अलग अलग तरीकों से हमारे समाज में जो नफरत फैला रहा। और यही नहीं, ये मीडिया के लोग इन्हीं से इंटरव्यू भी लेते हैं। देश में जो नफरत फैलाते हैं, इन्हीं से इंटरव्यू भी लेते हैं। और भारतीय अवाम ताकत दल के जो है इस भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा इत्यादि मुहिम को किस तरह से जवाब देते हैं, उनके जवाब के तरीकों से ही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम समझ जाए कि कितना यानी भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी ये मंशा को पाले हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा ये सुना गया कि भाई ये यूट्यूब वाले सर वो हिंदुओं को वो भड़काते रहे, वो कहते रहे, ये हमारे समाज को क्यों भड़का रहे हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तरस आता है।
असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तरस आता है और तुम्हारी अकल पर भी तरस आता है। तुमने जो वकालत की डिग्री लिया है उस पर भी तरस आता है। ये समाज एक ही है बेवकूफ, हमारा भारतीय समाज है। तुम इस पर तोड़ करके कह रहे हो कि ये हमारा समाज और ये उनका समाज। लेकिन जान लो कि तुम्हारी ये खुराफात तभी तक चल रही है जब तक कि ये कायर बैठा हुआ है, ये मोदी। जिस दिन कोई देशभक्त किस्म का इस पर बैठ गया तो तुमको संविधान की हैसियत भी बता देगा, तो और तुमको तुम्हारी औकात भी बता देगा। बराबर जो इस्लाम कुरान जो चिल्लाता है, इस देश में तुम भारतीय नागरिक की तरह रह, और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम भारतीय नागरिक की तरह जो है वो रहने को तैयार नहीं होगा। बराबर हम इस्लाम की तरह रहेंगे, मुसलमान की तरह रहेंगे, और जो है कुरान शरीफ हम चलवाएंगे। तुरंत तुम जैसे तत्वों को यह देश जो है और ये समाज, दोनों समाज तुमको बाहर कर देगा। और बाहर जैसे तत्वों को देश के बाहर जो है करना चाहिए। इस देश में तुमको रहना है तो सिर्फ तुमको भारतीय नागरिक की हैसियत से, तुम्हारा जो पंथ है इस्लाम है उसको सलाम, उसको जो व्यक्तिगत रूप से अपने घर के अंदर तुम निभाओ। वहां पर कोई आंच नहीं है, कोई दखल नहीं है, सम्मान है उसको। लेकिन सार्वजनिक रूप से तुम हमारा इस्लाम का कुरान फलाने का इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी प्रकार जो और बोलते हैं ना कि सनातन हिंदुत्व सार्वजनिक जीवन में इसकी भी वो इजाजत बिल्कुल नहीं है। कुछ और कहते हैं कि साहब ये धर्म प्रधान देश, इस तर्क को बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए कि धर्म प्रधान देश नहीं है जी, ये संवैधानिक देश है, धर्म प्रधान देश नहीं है। ये देश हमारा संवैधानिक देश है। संविधान का अनादर हो रहा है, ये जो है, यानी ये दुख की बात है। और ये बीजेपी वाले खासकर हिमांशु त्रिवेदी वगैरह तो और 2 कदम आगे, ये संविधान, भारत के संविधान की अहमियत को पैर के तले कुचलने के लिए एक तर्क ले आते हैं। भारत की सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल वो कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है जो वर्तमान जो हमारा भारत है, भारत के संविधान के आधार पर और भारत का संविधान ही चलेगा। तुम्हारा जो है वो सिविलाइजेशनल वाला जो है जो कि भारत देश की अहमियत को तुम जो उसको डोमिनेट करने के लिए, उसको ढकने के लिए, उसको ओवरपावर करने के लिए जो तर्क देता है तुम, वो हिमांशु त्रिवेदी, ये नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा। जिस झूठे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तुम बात करता है ना, उसके जरिए जो है वो अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में वो हिंदुत्व वाला जो है वो जिसका यानी हिंदुत्व से का नाम लेकर के अपने सार्वजनिक जीवन को और अपने राजनीतिक जीवन को प्रदूषित करने का जो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों का जो कुत्सित प्रयास है, उसी का इन सबों ने नाम दे दिया है कि स्टिकर लगा रखा है सांस्कृतिक प्रदूषण। नहीं, उसी का नाम रखा है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसको ठीक से समझिए। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, जिसमें हमारे भारत के संविधान की ही प्रधानता है, सारी व्यवस्थाएं और जितने भी नागरिक के जो है जो अधिकार हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, जो कुछ भी है, हमारी जितनी व्यवस्थाएं जो काम करती हैं भारत के संविधान के अनुसार काम करती है।
किसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अनुसार नहीं काम करती है। सब कुछ भारत के संविधान के अनुसार ही चलना है। और जो देश और वहाँ के देशवासी वहाँ के देश के संविधान के अनुसार आचरण करते हैं, सच्चा राष्ट्रवाद जो है वहीं पनपता है। ये सब जो है ये सामंतशाही, ये कट्टर सामंतशाह हैं। हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो है वो कट्टर सामंतशाह हैं। अपने सामंतशाह सोच को जस्टिफाई करने के लिए, उसको उचित करने के लिए एक स्टिकर लगाएंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, फिर जो है और भारत एक सिविलाइजेशन सभ्यता, सिविलाइजेशनल कल्चर, ये सब बकवास है। सिर्फ हमारे जो भारतीय संविधान आधारित जो हमारा जो भारत देश है, उसकी अहमियत को ओवरपावर करने के लिए, ओवरशैडो करने के लिए, उसको ढकने के लिए, उसकी अहमियत को कम करने के लिए, उसको पैरों तले कुचलने के लिए इस तरह का तर्क लाते हैं हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो है सिविलाइजेशनल, इन सारी बातों को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से समझें और इनको खारिज करें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी हो सके इस बीजेपी को समूल जो है उखाड़ना है। और ये तो सब मुंह से बोलते हैं, ये इनका वक्तव्य सिर्फ मुंह से है। कितनी खतरनाक किस्म की है ये जीएनपीसी। नेहरू की इतनी गद्दारियां हैं। इस हिमांशु त्रिवेदी की जो है वो घिघी बंद रहती है। देखिए हिमांशु त्रिवेदी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम जो है बीजेपी की मंशा, बीजेपी की मानसिकता, बीजेपी के चरित्र को समझने में बहुत आसानी होगी। ये हिमांशु त्रिवेदी जो है वो 1916 में जबकि कांग्रेस के दोनों धड़े माने नरम दल गरम दल जो है लखनऊ अधिवेशन में जब मिले थे तो मुस्लिम लीग से भी जो वो समझौता हुआ था। उसको ये हिमांशु त्रिवेदी, पता नहीं इसको जानकारी है कि नहीं है, झूठ बोला था कि उसी समय जो है जब मुस्लिम लीग से समझौता किया उसी समय पाकिस्तान की नींव जो है कांग्रेस ने रख दी थी। अरे बेवकूफ हिमांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान की नींव इन कांग्रेसियों ने तब रखी थी 1909 में। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसके तहत जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था उसमें थी। उसको इस कांग्रेसियों ने जो है हुबहू जो है उसको स्वीकार कर लिया। तभी जो है इन कांग्रेसियों ने पाकिस्तान की नींव रखने की देश के खिलाफ गद्दारी की। ये गद्दारी है सबों की। लेकिन तुम इनकी जीएनपीसी वालों के हर एक गद्दारी को छिपाता है तुम। लेकिन भारतीय जनता दल तुम जैसे यानी गद्दारों की रक्षा करने वाले गद्दार जो है हिमांशु त्रिवेदी, तुम जैसे को भारतीय जनता दल बेनकाब करके रहेगा। तो इन कांग्रेसी बोलते हैं ना कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, एक बार भी नहीं बोलता है ये हिमांशु त्रिवेदी कि आपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आप जो है शुद्ध रूप से अंग्रेजी सरकार के मुखबिर थे, दलाल थे, जिसके 4 अध्यक्ष। ये कभी नहीं बोलता है, हिमांशु त्रिवेदी कभी नहीं बोलता है कि जिस कांग्रेस के 4 अध्यक्ष जो है महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कसम घुटने टेक करके की कसमें खाए हों और राय बहादुर, सर, नाइटहुड इसकी उपाधि लिए हों, वो कभी राष्ट्र के विषय में और आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। सारी बातें जो है वो हिमांशु त्रिवेदी के नाम इसीलिए लिया जा रहा है कि वो किस तरह से जीएनपीसी के कांग्रेसियों के पापों को, कौन सा पाप, यानी देश के खिलाफ गद्दारी का पाप को ढकता है। ये
हमारे देश के लोग जो बिल्कुल इसको समझें, अब ये बहुत जरूरी है हमारे देश में। मैंने पहले भी कहा, माहौल होना चाहिए सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और शहीद आजम भगत सिंह का। इसको शर्म नहीं आती है ये वो हिमांशु त्रिवेदी को कि जिन कांग्रेसियों ने, जिन जेएनपीसी वालों ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया, उन्हीं प्रवक्ताओं के साथ ये बात करता है और उन्हीं की झूठी बातों के धार के आगे ये भीगी बिल्ली बनता है। इस हिमांशु त्रिवेदी को शर्म नहीं आती है कि जिस जेएनपीसी ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया, उसी जेएनपीसी के प्रवक्ताओं के झूठे और तर्कहीन दहाड़ के आगे ये भीगी बिल्ली बनता है। इसकी हिम्मत नहीं होती है कि भाई तुम देश के सबसे बड़े गद्दार हो। इस हिमांशु त्रिवेदी की ये बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती कि तुम सबसे बड़े गद्दार हो कि तुमने शहीद आजम भगत सिंह इतने बड़े त्याग बलिदान और जिनकी पूरा देश पूजा करता है, उसको तुमने लिखवाया है आतंकवादी। उसके साथ ये बात करता है ये हिमांशु त्रिवेदी। लेकिन हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग और ये जेएनपीसी के जितने प्रवक्ता हैं, अभय दुबे और जो है आलोक शर्मा और कौन, सुरेंद्र राजपूत, गौरव वल्लभ, दुष्यंत कुमार, ये जान ले जिस दिन देश ये जागृत होगा, भारतीयता की बात समझेगा, तुम्हारा जो है जो नेहरू है, जितनी गद्दारियां की हैं, पूरा देश के लोग हिसाब लेंगे उसका। हर मामले में, कश्मीर का मामला हुआ और चीन के मामले में तो इसकी गद्दारियों का कोई अंत नहीं है। और आज़ादी के नाम पर जो है फिर वही वो अंग्रेजी निशान और फिर एक अंग्रेज को, और ये खुद ही अंग्रेज था, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का भारत विरोधी अंग्रेज था ये नेहरू। और फिर आज़ादी के नाम पर पहला गवर्नर जनरल वो अंग्रेज को ही बनाया, जबकि वो जिन्हें तो वो खुद बन गए, हटा दिए, भगा दिए। लेकिन इस अंग्रेज नेहरू को बिठाने वाला भी कौन था? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। यही तो भारतीय जनता दल बता रहा है कि देश के गद्दारों का जिस देश में महिमा मंडन हो, वह देश कभी भी सुरक्षित रह नहीं सकता। जो देश हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस का आदर नहीं कर पाए और देश तो कर रहा है। ये हमेशा जो है उनके महत्व को दबा के रखना और सिर्फ इन गद्दारों की एक झूठी महिमा मंडन का एक जहरीला वातावरण फैलाना। वह देश कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं पा सकता और वो देश कभी भी अपने स्वरूप को, जो उसका पात्र स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन गद्दारों जो कलंक के रूप में पूरा इन देश में पूरा फैलाए हुए हैं। एक तो स्कूलों में जो फोटो लगे हैं इन्हीं दो गद्दारों के, स्कूल की किताबों में किताब खोलते ही यानी इन दोनों की फोटो आती है। और जो डिस्कशन करवाते हैं टीवी चैनलों पर, हमें कभी जो है शोएब जमई आता है, कभी अंसार राजा आता है, ये सबके छठे हुए जो है वो देश के दुश्मन हैं। ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि जेएनपीसी कितनी खतरनाक इस देश की है। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये बीजेपी
कितनी खतरनाक है जो कि जेएनपीसी को पाल रही है और तुमको भी पाल रही है। हमेशा जो तुम देश विरोधी वक्तव्य की, हमेशा कुरान इस्लाम ये जो है कुरान इस्लाम का देश नहीं है, ये सनातन का भी देश नहीं है और ये धर्म प्रधान देश भी नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये भारत के संविधान आधारित देश है। उसको गलती हो गई क्योंकि पता नहीं कि किस दबाव में, हालांकि भारत का संविधान क्योंकि पहली बार बना था और जो है और डिफरेंट डायरेक्शन में पुलिंग फोर्सेस उसमें शामिल थी, तो किसी न किसी दबाव में वो धारा वो डाल दी गई होगी, धारा संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 वाली। लेकिन अब समय की मांग है कि इन धाराओं को मैं फिर से कह दे रहा हूं, धारा 25, 26, 27, 28 और 30 को अविलंब जो है निकाल देना चाहिए। यदि मोदी महोदय ने निकालेंगे, भारतीय जनता दल का जब भी समय आएगा तुरंत इसको निकालेगा। तो इसकी जो हैकड़ी है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की, क्रिश्चियन मिशनरीज की, ये तुरंत जो है वो शांत हो जाएगी। और हिजाब का कोई मतलब ही नहीं। इस देश में सिर्फ भारत का संविधान चलेगा, कुरान नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं चलेगा, सीधी बात। और सनातन भी नहीं चलेगा, हिंदुत्व भी नहीं चलेगा, सिर्फ भारत का संविधान चलेगा। ये कुछ पत्रकार जो कि मोदी महोदय के खेमे के हैं, यूट्यूबर हर्षवर्धन तिवारी जैसे लोग, उनकी ओर से ये कहते हुए देखा गया, सुना गया है कि यूट्यूब वाले सर जरा आत्म चिंतन करें, देखें मोदी महोदय ने क्या कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ही बताइए, आप जैसे लोग आप ही बताइए क्या किया मोदी जी ने, बोलिए ना। देश पर जब भी आफत आई, मोदी महोदय ने देश के दुश्मनों के जो देश के दुश्मन भेड़िया थे, उन्हीं के हवाले हमारी उस अवाम को उन्हीं के हवाले हमारे अवाम को कर दिया, जिस अवाम ने इनके भुलावे यानी झूठे राष्ट्रवाद और झूठे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के झांसे में आकर के हमारी आवाम ने इनको ओढ़ दिया, सत्ता में बिठाया। इतनी भी शर्म नहीं आई। ये देश के दुश्मन सीए के विरोध में हमारी आवाम को कितने संकट में डाल दिया। हिंसा रोके, ये नहीं रोके। और जब हिंसा के द्वारा वो अब अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए, तो इन्होंने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो माताएं और बहनें हैं, उनको बरगला करके बिठा दिया शाहीन बाग में, जो कि ट्रैफिक के लिहाज से बहुत ही वो संगीन वो तबका है, रास्ता है वो। और एक भी बीजेपी का नेता, हर्षवर्धन त्रिपाठी महोदय सुनिए, एक भी बीजेपी के नेता, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक भी बीजेपी का मंत्री वहां गया नहीं। आप खुद पूछिए। ये कहते हैं ना कि हमारी बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों पार्टी है? कि हमारे पास जो है 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। वो किस काम के हैं जी? तुम्हारे 12 करोड़ कार्यकर्ता किस काम के हैं, जबकि इसमें आफत आई है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताएं और बहनों को बरगला करके उसे शाहीन बाग में बिठाया गया है। क्या उनको समझाने का दायित्व है कि नहीं है? और किसी को भी प्रेम से, विनती से, मिन्नत से आप समझाएंगे तो समझेगा। लेकिन इन बीजेपी वालों ने देश के दुश्मनों के हवाले छोड़ दिया। वहां पर तमाम पीएफआई के नेता आ रहे हैं, दिग्विजय पहुंच रहा है, अरुंधति राय पहुंच रही है, वो क्या नाम है, क्या उसका नाम है, शशि तरूर पे पहुंच रहा है। सभी देश के वो खतरनाक दुश्मन, उनके हवाले कर दिया इनको।
तो त्रिपाठी महोदय जरा समझे कि मोदी महोदय आपको मोदी कर क्या रहे हैं। जब भी कोई आफत आती है, आपके मोदी महोदय देश के दुश्मन ताकतों वाली भेड़ियों के हवाले हमारी आवाम को कर देते हैं। या तो ये इनकी अराजकता कर लीजिए, वो जो है वो निकम्मापनी कर लीजिए, या कैरता कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। ये कैसे धारते हैं, और उल्टे जो है वो दोषी भी ठहराते हैं। कोविड में कितना प्रयास किया मोदी जी ने, बाकी में वो सराहनीय प्रयास है। जो व्यवस्थित जो देश हैं जिनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी फलाने ढिकाने अमेरिका वगैरह, वो घुटनों पे आ गए। भारत ने अपने दम पर वो जितनी भी वैक्सीन बनाई भी, दिया भी, और बाहर जो है लोगों की सहायता किया। उसको भी यह इनके जो झूठ फैलाने वाले जो है ये कांग्रेसियों के, जेएनपीसी वालों के और कम्युनिस्टों के, और जो है वो सारा किया हुआ इनके झूठ और अफवाह का शिकार हो गया। और इसी हिमांशु त्रिवेदी के आगे वो आलोक शर्मा बोलता है कि 50 लाख लोग मर गए। मैंने किस तरह से ये बचाते, मैंने ये वो हिमांशु त्रिवेदी को इतनी भी हिम्मत नहीं हुई आलोक शर्मा को बोलने के लिए कि 50 लाख जो भी मरे हैं उसको मारने वाले जेएनपीसी के लोग हैं। और सबसे अधिक मृत्यु कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। तो 50 लाख जो 50 लाख लोगों का हत्यारा, वो हत्यारे, और हत्यारे कौन है? जेएनपीसी के लोग हैं। जहाँ जेएनपीसी की सरकारें नहीं हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, और वो आपका ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और उसी जेएनपीसी का एक डेरिवेटिव, उसका एक प्रोडक्ट या उत्पाद, वो जो ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल में हत्या हुई है मैंने कोविड से। तो इतना भी बोलने का नैतिक साहस नहीं बनता है इसे हिमांशु त्रिवेदी को। हमेशा जो है जेएनपीसी ने कह दिया, उसके आरोप को, मैंने जिस अपराध के लिए वो जेएनपीसी को खुद जिम्मेदार है, उस आरोप को बिल्कुल स्वीकार कर लिया, कार्यों की बात, ताकि देश के लोग उसी बात को सही माने। ये जो खतरनाक खेल जो है, जो हिमांशु त्रिवेदी और बीजेपी और मोदी महोदय खेल रहे हैं, इसका हिसाब होगा, देश समझेगा आपको। तो जो सनातन का जो रट्टा लगाते हैं, उसको सनातन करके हमारे संविधान को जो नीचा दिखाते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो इसी देश में हमेशा इस्लाम कुरान का तांडव करते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और सबक के रूप में जरा मैंने पहले भी बताया था, और 2 एपिसोड में इसमें भी बता रहा हूँ। जहाँ तक ये हमारा ये एपिसोड है वो 1000 के ऊपर चला गया है, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन वीडियोस को जो है आगे बढ़ाइए। जो कुछ भी इनकी वो टेक्नोलॉजीज है, यानी सब्सक्राइब करना, लाइक करना। लाइक तो खैर हम नहीं कहते कि आपको लाइक होता है लाइक करिए, डिसलाइक करना तो डिसलाइक करें, कोई इसमें कोई अपना वो निवेदन नहीं है, वो तो आपकी पसंद पर है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, शेयर जरूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों में जाए। लाइक डिसलाइक की परवाह नहीं करता है भारतीय जनता दल। आपके हिसाब से सही होगा तो लाइक करेंगे, आपके हिसाब से नहीं होगा तो उसको डिसलाइक करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रसार बहुत जरूरी है, तो ये करिए। तो ये जितना ही प्रसार, देखिए, जितना ही भारतीय जनता दल के विचारों का प्रसार होगा, माहौल बनेगा, परिचर्चा में आएगा, गोष्ठी में आएगा, चौपाल में आएगा, तभी जाकर के इसकी उपयोगिता है और देश की सुरक्षा है। बीच बीच में ये खाप पंचायत जो है वो देश के कानून से ऊपर नहीं है।
खाप पंचायत की अहमियत वहीं है जहाँ तक कि भाई सामाजिक कोई शांति व्यवस्था करनी है, एक सद्भाव लाना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देश के कानून के ऊपर यदि अपने को समझ बैठा है तो बहुत 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 खतरनाक रूप से वो सोच रहा है। इसी तरह से तमाम मैंने इस तरह से तंजीमें बनी हैं, सब तंजीमों को समझ लेना चाहिए कि इस देश का कानून ही सबसे ऊपर है। अब ये दुख की बात है कि ये जो कानून लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं, या पुलिस है या सरकार है, वो कानून की अहमियत जो है वो आज तक बता नहीं पाई है। और एक बात को और कि जैसा कि मैंने बताया है, और ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझ में लेना चाहिए, हमारे सभी आदरणीय आवाम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो न्याय देना है, इंसाफ जो देना है, इसकी सबसे पहले और सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। क्योंकि वो न्याय नहीं दे पाती है, ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है। इसलिए इसका बोझ, इसका भार जो है न्यायालय की ओर जो है चला जाता है, उधर शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ न्याय मिलता भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें, जो कुछ भी न्याय मिल सकता है तो वो सरकार ही दे सकती है, सरकार को देना चाहिए। और भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि न्याय देने की प्रथम और सबसे अधिक जिम्मेदारी जो है सरकार की, जो कि मौके पर न्याय है। लेकिन न्याय देने के लिए आपका जो तंत्र है उस लायक भी होना चाहिए। इसीलिए तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि न्याय देना और भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शने के लिए और उनको सेवा देने के लिए, खिदमत के लिए, या जो डिलीवरी सिस्टम है सेवा देने वाले, सब कुछ जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सख्त, हालांकि उन्होंने तानाशाही की बात कही थी, तो तानाशाही कर इस लोकतंत्र में मुमकिन नहीं है, लेकिन सख्ती और अनुशासन, और इसी को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय सम्राट जो है औरंगजेब का सख्ती, अनुशासन, नियम पालन दोनों को मिला करके कि हमारा जो शासन व्यवस्था हो, जो हमारे प्रशासन व्यवस्था हो या पुलिस व्यवस्था जो भी है, वो सख्त हो, अनुशासित हो, अब पूरा प्रशासन भी सख्त अनुशासित हो, निष्पक्ष हो और चुस्त दुरुस्त हो, और जो सेवा दे तो बारी और बराबरी के सिद्धांत पर, बारी बराबरी के वसूल पर, और जो है सबको भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए इसका पालन करना है। और यदि इस तरह की मशीनरी रहेगी तो कोई भी स्कीम, कोई भी योजना, खास करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए 100% वहां पर पहुंचेगा। तब इसकी शिकायत नहीं आएगी जो वो गद्दार राजीव गांधी बोल गया था कि हम तो 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, और जो लक्षित हमारे लक्षित जो है देशवासियों के पास सिर्फ 10 रुपया ही पहुंचता है, 90 रुपया ये सिस्टम खा जाता है। इसकी नौबत नहीं आएगी। इसकी नौबत तब आती है जबकि सिस्टम या प्रणाली जो है वो अराजक हो, और जो है अनुशासनहीन हो, और पक्षपाती हो, और भ्रष्ट हो। ये चार हो, भ्रष्ट हो, हरामखोर हो, पक्षपाती हो, और जो है निकम्मा हो, तब वही वो 90 रुपये खा जाएगा। लेकिन जब ये व्यवस्था शासन और प्रशासन की सख्त होगी, अनुशासित होगी, और जो है नियम कानून पालक होगी, और जो है और निष्पक्ष होगी, चुस्त दुरुस्त होगी, तो ये 100 रुपये भेजेंगे उसके यहाँ, तो 100 रुपये उसके यहाँ पहुँचेगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो है हमारे जो गरीब मजलूम जो भारतीय भाई बहन हैं, आम भारतीय भाई बहन हैं,
उनकी सेवा, उनकी इज्जत तभी संभव है जबकि शासन सख्त होगा, अनुशासित होगा, निष्पक्ष होगा और चुस्त दुरुस्त होगा। तो उसी में हमारे गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम आम भारतीय भाई बहनों को खिदमत भी मिलेगी, उनको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा में भी मिलेगी और उनको इंसाफ भी मिलेगा मौके पर। किसी न्यायालय, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भारतीय भाई बहनों, ये तब मुमकिन होगा कि आप जब एक होकर के इन सारी भारत विरोधी ताकतें, जैसे कि बीजेपी बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी ताकत है और बड़े सफाई के साथ, जैसे कि ये भारत में ध्रुवीकरण, विखंडन के आधार पर ये अपने ओट सत्ता की राजनीति करती है। इसी को देख करके, इसी से प्रेरणा लेकर के जेएनपीसी जो कि इस देश को तोड़ने वाली है, जिसने भारत का विभाजन करवाया, जिसके नेहरू ने अपने देश की जमीन जो है 45,000 वर्ग मील दे दिया उसको, चीन को। और एक बात और है, इसी हिमांशु त्रिवेदी के आगे जो है वो बराबर जो है सपा वाले और जो है ये जेएनपीसी वाले बोलते हैं कि चीन आगे बैठा है। एक बार भी नहीं बोलता है ये हिमांशु त्रिवेदी कि चीन आगे जो है मोदी के जमाने में आगे नहीं बैठा है। जो कुछ भी चीन बैठा है वो लद्दाख के हिस्से में वो गद्दार नेहरू की गद्दारियों का वो जीता जागता नमूना है, प्रमाण है। वो सन 62 में जो इसने नेहरू ने जो हमारे देश की जमीन दुश्मन चीन को दे दिया, चीन को देकर के हमारे भारत के खिलाफ जो गद्दारी की, उसी का नमूना है। अब ये उल्टे ये आरोप लगाते हैं वो हिमांशु त्रिवेदी के ऊपर, ये चीन आके बैठा है। तो हिमांशु त्रिवेदी जैसे नकली राष्ट्रवादियों की जो है घिघी बंद रहती है, इस पर दही वो जम जाती है। और वो भी दही जो जमती है अपने आप नहीं, सिर्फ जेएनपीसी की रक्षा के लिए। इतने खतरनाक किस्म के गद्दार हैं ये सब जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग। सिर्फ जेएनपीसी को हर वक्त बचाना है। जिस जेएनपीसी का नाश होना चाहिए जो है भारत की धरती से, बराबर हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, बीजेपी के लोग, मोदी जैसे लोग बराबर इसको बचाते हैं, इस जेएनपीसी को। इसीलिए तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ही बता रहा कि सारे तथ्य में थोड़ा भी जानकारी होगी कि जिसको सब बोलते हैं कि चीन आके बैठा है, चीन जो भी आकर बैठा है वह जो है इस देश का जो सबसे खतरनाक गद्दार था नेहरू, उसकी गद्दारियों का जीता जागता वो नमूना है, प्रमाण है। जो चीन आके बैठा है उस पर अक्साई चीन में, तो वो तो सिर्फ 62 का ही है। 1962 के पहले 1959 में ही ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई का ये जहरीला और विश्वासघाती वातावरण इसने बनवाया। और कैसे? चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन-लाई को बुला करके। और उसी समय ये इस गद्दार नेहरू ने चीन की सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, जो कि इसमें हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश है, उसमें चीनी सेना को घुसवाया। जब देश को मालूम हुआ, देश ने इसे पूछना चालू किया, जब देश ने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से पूछना चालू किया कि भाई ये क्या बात है, तभी झूठ बोला कि हमने जो है चीनी नेताओं से बात कर ली है और चीनी सेना वापस हो जाएगी। लेकिन वो झूठ बोला और चीनी सेना वापस नहीं हुई। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की उतने ही हिस्से पर आज की तारीख में चीन ने एक रिहायशी इलाका, कॉलोनी बना दिया है। और उस कॉलोनी से संबंधित जितने भी
आधारभूत सुविधाएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब विकसित कर दिया है। तो उसी के फोटो लेकर के नासा ने जो है वो वायरल किया। उस वायरल वाले फोटो को लेकर फिर ये गद्दार राहुल बोलने लगा कि मोदी जी ने चीन को घुसवा दिया। इन कायर बीजेपी वालों की, कायर नहीं बल्कि इनको गद्दार कहा जाएगा कि ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी का नमूना है, जो कि इसमें दिख रहा है कि जो इस चीन ने वो कॉलोनी बना दिया है और उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। ये बोलने का देखिए साहस और जो है उसकी बात छोड़ दीजिए, ये सिर्फ जेएनपीसी को बचाने के चक्कर में, नेहरू को बचाने के चक्कर में ये हालत है ये बीजेपी वालों का। तो ये बताया जा रहा है जो हर्षवर्धन त्रिपाठी महोदय जैसे पत्रकारों को कि इसे बीजेपी से, मोदी महोदय से कितना खतरा है इस देश को। आप लोग जैसे आप हुए, प्रदीप सिंह हुए, मनीष ठाकुर, ये अब टुकड़े में थोड़ा उनकी सतही चरित्र को दिखाते हैं, कभी राहुल गांधी का, कभी सोनिया गांधी का, कभी केजरीवाल का, लेकिन देश के खिलाफ वो गद्दार सब है, देश के खिलाफ वो दुश्मन है। इसको कभी नहीं कहते हैं आप हर्षवर्धन त्रिपाठी लोग। इसीलिए देश एक दिन आपको समझेगा, साबित कर देगा कि आप जैसे लोग जो है जेएनपीसी को बचाने वाले और बीजेपी की सह पर, मोदी जी की सह पर बहुत खतरनाक गद्दारी कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ। तो हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इन गद्दार किस्म का मीडिया है। देखिए, भारतीय जनता दल ने पहले बताया है कि हमारे देश का एक हिस्सा जो है बिल्कुल इस देश के खिलाफ गद्दारी करने पर जो है आमादा है, लेकिन विभिन्न रूपों में। अब विभिन्न वो मास्क पहन करके, मुखौटा पहन करके, गरीबों का मसीहा बन करके ये जेएनपीसी जो है भारत विरोधी हर गतिविधि में लिप्त रहती है। और उसी प्रकार गरीबों का और अल्पसंख्यकों का हितैषी बनकर के कम्युनिस्ट वाले जो है वो चीन का एजेंडा चलाते हैं, चीन की फंडिंग पर। और ये जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके सिर्फ जेएनपीसी को बचाना, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस को बचाना, ये इनका असली चरित्र है। तो इसलिए भारतीय जनता दल बराबर ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि भारत के लिए कितने खतरनाक हैं और जो भुलावा देते हैं कि ये हिंदू सनातन की रक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सनातनी हैं भी नहीं, ये सनातनी ही नहीं है। जरा देखिए ना, जो ये यूं समझ लीजिए कि हमारे हिंदू सनातन में जब ये इस तरह का यानी एक संवैधानिक राष्ट्र नहीं बना था, जबकि अब हमारा देश जो है वो टुकड़ों में कहीं का कोई राजा, कहीं का कोई राजा, कहीं का कोई रियासत का मुखिया था ना। तो या इस तरह के लोग थे उसमें। तो जो भी हमारा हिंदू सनातन पंथ रहा है, जो भी उसका दर्शन रहा है, वो अपने आप में बहुत महान है, लेकिन उसमें जो सामंतशाही सोच है, जो सामंतशाही जो माने जो फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड वाले और फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड वाले जो सामंतशाही वाले हैं, वो होते हैं थोड़े से। जरा ध्यान दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जैसे बीजेपी में और भी कट्टरवादी तत्व होंगे, आरएसएस में कुछ और भी कट्टरवादी तत्व होंगे, वो होते हैं थोड़े से, लेकिन इस तरह से पोज करते हैं, इस तरह दिखाव करते हैं, लगता है कि वही पूरा वो छाए हुए हैं और पूरे सिस्टम पर काबिज होने की भी
उनका 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 दुष्प्रयास वो चलता रहता है। तो इन सुधांशु त्रिवेदी जैसे साहु ने हमारे हिंदू सनातन का बहुत नुकसान किया है। इन्हीं के कारण से जो है हमारे इसी हिंदू सनातन से तीन पंथ निकल गए, बौद्ध पंथ, जैन पंथ और सिख पंथ। इन्हीं सामंत साहू के इस तरह के व्यवहार के कारण। और आज फिर वो सत्ता पर जो है वो काबिज होना चाहते हैं, और वो भी परमानेंटली। तो इनको ठीक से पहचानेंगे। और अब तब आप ये पहचान पाएंगे कि हमारे देश में किसी पंथ की कोई अहमियत नहीं है। हमारा जो देश भारतवर्ष है, जो तर्क लेके आते हैं कि हमारा धर्म प्रधान देश है, बिल्कुल नहीं। हमारा देश धर्म प्रधान देश नहीं है, बल्कि संवैधानिक देश है ये, जहां पर अहमियत जो है भारत के संविधान की है, सनातन की नहीं है, इस्लाम की नहीं है, भारत के संविधान की अहमियत है। और इसी बीच में उसने जो है वो आरएसएस वाला कह रहा है कि अखंड भारत। वो कैसे भारत की बात करता है? तुम तो भारत की बात करते ही नहीं हो। तुम बोलते हो हिंदू राष्ट्र है। इतनी दुविधा, इतना डबल स्टैंडर्ड। हालांकि कुछ लोग इस डबल स्टैंडर्ड को दोगलापन कहते हैं, दोगलापन कर भी सकते हैं, लेकिन हम पर भी जो है भाषा की मर्यादा या शिष्टता की मर्यादा पालन का एक बंदिश है मेरे ऊपर। तो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आशय वही है, दोगलापन वाला। बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र और फिर बोलते हैं अखंड भारत। तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो है आप वकालत भारत की कर रहे हैं, कि आप वकालत जो है अखंडता जो है वो भारत की कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की। लेकिन ये आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जैसे लोग इतने झूठे हैं कि उनकी झूठ की कोई इम्तिहान नहीं है। एक तो ये झूठ बोलते हैं हमारा राष्ट्र जो है भारत के संविधान पर आधारित है, भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। उसको ये झूठा जो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र, और ऐसा बोल करके उसने इस देश का बहुत नुकसान किया। जानते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में कि ये सबसे ये परमानेंट कमजोरी है कि वह झूठ और अफवाह का, कोई भी झूठ और अफवाह का, और विशेष करके देश विरोधी ताकतों द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का। तो और ये इसका आरएसएस का जो है ये झूठ कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसका शिकार हो गए। एक दहशत फैल गई, एक भ्रम फैल गया कि भाई ये हमारा देश जो है तो भारत है कि हिंदू राष्ट्र है। तो वहाँ भी मान भारत विरोधी कुछ तत्व हैं, मुल्लों के रूप में, मौलवी के रूप में। कहाँ ये वो जो मोहन भागवत को कोई अरा गहरा नहीं है, जो है टॉम डिक एंड हैरी नहीं है। वो एक नामी गिरामी संगठन का मुखिया है। यदि वो कहा कि हिंदू राष्ट्र है तो कुछ न कुछ सच्चाई होगी। अब इस तरह की दहशत भ्रम हम के शिकार हो गए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, कुछ माने भारत विरोधी, और जो ये एनपीसी के चमचे हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं। ये एनपीसी के जो चमचे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो बैठे हैं, वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी और देश का बहुत नुकसान करते हैं सर। और उन्हीं चमचों में ये है आपका, माने जेएनपीसी के जो चमचे हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, और उनको ठीक से पहचानिए। यही शोएब जमई, अंसार रजा, साजिद रशीदी, ये सब के सब जेएनपीसी के द्वारा पाले गए भारत विरोधी
जो तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तत्वों से हैं, बड़े खतरनाक। तो वही सब इस तरह फैला कि हाँ भाई ये वो हिंदू राष्ट्र सब बना देंगे आरएसएस वाले। तब जेएनपीसी आती है, जेएनपीसी कहती है अरे जो मोहन भागवत कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र जो है, तो यदि हिंदू राष्ट्र नहीं भी है तो बना देगा वो, लेकिन हम उसको बनने नहीं देंगे। आप लोग हमारी झोली में आइए, हमारा वोट बैंक बनिए, हमको वोट दीजिए, हमको सत्ता पे बिठाइए, मैं इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। और इस कदर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में वो आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी जहर भर दिया गया कि उनके लिए कोई और मुद्दा रहा ही नहीं, कि उनके लिए बेरोजगारी है, उनके लिए आर्थिक बदहाली है, अशिक्षा है, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ बीजेपी को हराना। उसके तो सिर्फ बीजेपी को हराने के पीछे सिर्फ आरएसएस है, जो कि बोलती है हिंदू राष्ट्र। तो कितना भारत विरोधी है ये तंजीम जो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरएसएस जो है जेएनपीसी जैसे खतरनाक, भारत की खतरनाक जो तंजीम है उसकी रक्षा करने वाली है। रक्षा तो बीजेपी भी करती है इसी के इशारे पर, इसी के कहने पर, लेकिन यह इस तरह से रक्षा करती है जिन तरीकों से कि जो कि और किसी के बूते का ना हो। बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। सबको मालूम है कि हमारा देश जो है वो भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, सभी को मालूम है, कोई बोल सकता है नहीं। लेकिन इस तरह की खुराफात जो है आरएसएस ही कर सकती है। और इतना ही नहीं, उस अपने इस खुराफात को जस्टिफाई करने के लिए एक और झूठ बोलती है कि हम तो जितने इस देश में हैं सबको हिंदू मानते हैं, सब कन्वर्टेड हैं। अरे भाई, आरएसएस के लोगों, भारत का संविधान ये कहता है कि आप कन्वर्टेड हैं, कन्वर्टेड नहीं हैं, आप हिंदू हैं या हिंदू नहीं भी हैं, आप मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं भी हैं, आप पर इस देश का संविधान लागू होगा। इसका कोई मतलब नहीं। और भारत के संविधान लगने के बाद न कोई हिंदू रहा, न कोई मुस्लिम रहा, न कोई क्षत्रिय रहा, न कोई ब्राह्मण रहा, न कोई तमिल रहा, न कोई पंजाबी रहा। ये तो विघटनकारी सोच वालों ने इसको पैदा करके और इसी पर ये तांडव कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के संविधान लगने के बाद न कोई हिंदू रहा, न कोई वो रहा। लेकिन अभी भी क्योंकि हमेशा संविधान विरोधी और भारत को कमजोर करने वाली इनकी जो है वो प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति जो है इसकी आरएसएस, तो आरएसएस हमेशा से इस जेएनपीसी को बचाती रही है और हर वक्त ये बचाती है। और ख़ास करके जब इसकी हत्या हुई मोहनदास करमचंद गांधी की, किस प्रकार इसने नाथूराम गोडसे को भेज करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू की रक्षा की। वरना तो जो है उसका सीधे उसका हाथ था और वो फंस सकता था, ये जांच होती। लेकिन उसके पहले ही इस आरएसएस ने नाथूराम गोडसे को भेज दिया, जो कि जबकि वो बस एक ही जाप कर रहा था, एक ही मंत्र पढ़ रहा था, एक ही चीज के रट लगा रहा था कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और इस बात को और पुष्ट करने के लिए उसने किताब भी लिख दिया कि हमने गांधी को क्यों मारा। और इन्हीं आरएसएस और जो है नेहरू ने मिलकर के मस्जिद में 1949-48 में प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई। यही दोनों थे, आरएसएस और वो माने नेहरू। और उसको मीडिया वाले क्या बोलते रहे कि प्रभु राम जी जो है मस्जिद में प्रकट हो गए। बताइए, प्रभु राम जी आकर के वो चमत्कार करेंगे इस कलयुग में। ये मीडिया वाले कितने खतरनाक दुश्मन है इस देश के। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को बहुत गौर से देखें। तो इस आरएसएस की और जेएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार की चौकड़ी की
आंतरिक गठजोड़ भी है, और वो गठजोड़ बड़ा विचित्र किस्म का है कि हमेशा जो है ये जीएनपीसी खुद जो है, अब लोग तो कहते हैं कि गाली देती है, लेकिन गाली शब्द तो हम की बात हम नहीं कहेंगे, कि बराबर उन अपराधों का आरोप लगाती है जिस अपराध के लिए खुद जीएनपीसी ही जिम्मेदार है, जैसे देश को तोड़ना। देश तोड़ने वाली सिर्फ जीएनपीसी है, जीएनपीसी का नेहरू वगैरह इत्यादि देश को तोड़ने वाले, वो आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर। आरएसएस खुशी खुशी सर हैप्पीली उस आरोप को स्वीकार करती है, ताकि लोग जो है जीएनपीसी की बातों पर विश्वास करें और उसके तर्क को सही माने। इस तरह का इन सबों का गठजोड़ है कि वो उन सारे जो है वो अपराधों को जिन अपराधों के लिए जो अपराध जो है इसी के पाप हैं जीएनपीसी के, वो सारे उसका सारा आरोप लगाएगी इसे आरएसएस के ऊपर, आरएसएस उसको स्वीकारेगी बगैर कोई जवाब दिए हुए। तो आरएसएस देश को तोड़ती है तो वो कुछ नहीं बोलती है आरएसएस जो है। और जितने भी इसकी गद्दारी के कारनामे है इसके नेहरू के, तो उस सब आरएसएस वाले बोलते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि नेहरू के विषय में कि नेहरू ने जमीन दे दिया दुश्मन चीन को, तो आरएसएस वाला बोलेगा हम लोगों ने जो है वो जमीन दे दिया चीन को, हम लोगों ने दिया, गद्दार नेहरू ने। आरएसएस वाला बोलेगा हम लोगों ने। यह भी एक कुतर्क बहुत चलता है उस गद्दार नेहरू को बचाने के लिए। हमने तो नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया, मोहन भागवत ने भी नहीं दिया, लेकिन मोहन भागवत जरूर बोलेगा कि हमने दुश्मन चीन को जमीन दे दिया। मोहन भागवत जैसे माने नेहरू को बचाने वाले, नेहरू जो है बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है, और भारतीय जनता दल तो स्पष्ट कहता है कि नेहरू जैसे खतरनाक गद्दारों को बचाने वाला भी इस देश का गद्दार है। तो मोहन भागवत बोलेगा कि हमने जमीन जो है चीन को दे दिया। ऐसे ही सब बचाते हैं। तो उसके विषय में ये कहा गया, वो कह रहा है मोहन भागवत, अखंड भारत बनेगा। तो पहले तो ये तय कर ले कि अखंड हिंदू राष्ट्र, वो अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है या अखंड भारत की बात करता है। तो खुद ही वो दुविधा का शिकार है। तो इसके आगे नहीं कुछ कहना। दूसरा यह है कि जो देश को विखंडित करने वाले, सबसे खतरनाक देश को बांटने वाले जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा हो, कैट्स क्लॉ हो या कैट्स पा हो, वो अखंड भारत की बात करता है। ये आरएसएस जो है जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है या कैट्स क्लॉ है, कैट्स पा। अब और बिल्ली के पंजा या कैट्स पा या क्लॉ जो है ये एक मुहावरा है, एक फ्रेज है। इसका अर्थ ये होता है कि जो बिल्ली का पंजा है वह जो है, और जिसका बिल्ली का पंजा है उसके लिए वो काम करता है जो और किसी के बूते को हो नहीं। जैसे यह किसी के बूते का नहीं है कि भाई वो ये कह दे कि हमारा राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र है। और हम तो चाहते हैं कि इस मोहन भागवत को, आरएसएस वालों को पूरा देश आईना दिखाए कि बता कि ये हिंदू राष्ट्र है कि भारत के संविधान पर आधारित भारत जो है भारत गणराज्य है। हमारे देश के लोग जो आईना दिखाएं इसको। भारतीय जनता दल ये कहना है कि हमारे इस भारत राष्ट्र के दुश्मन किन किन रूपों में हैं, हमारे देश के लोग पहचाने। असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस का नाम लेगा, ये जीएनपीसी वाले आरएसएस का नाम लेंगे।
कभी नहीं कहते हैं कि भाई हमारा देश ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है। ये झूठ बोल रहा है ये आरएसएस वाला, ऐसा कभी नहीं कहते। ऐसा ऐसा जो है असदुद्दीन ओवैसी कभी नहीं कहता, बल्कि आरएसएस के नाम पर वो राजनीति चमकाता है। तो हमारे देश के कई दुश्मन हैं, हमारे भारतीय भाई बहन इस चीज़ को समझें। और असदुद्दीन ओवैसी कोई अकेला नहीं है, सब अकेला नहीं है, बल्कि ये समझने की आवश्यकता है कि और एक बार और देखा गया। मैंने देखिए हिमांशु त्रिवेदी के वक्तव्य देने के तरीके से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाए कि ये बीजेपी के मन में कितना जहर है इस देश के खिलाफ, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार वो कह रहा था कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, हमारे यहाँ जो है वो प्रभु राम थे जो कि अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जो है वो बगैर किसी संकोच के चले गए। माता जानकी भी उनके पीछे पीछे चली गई और भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ गए, और जो भरत जी जो है उनके खड़ाओं को लेकर उसी को सिंहासन पर रखे थे, उसी से अपना शासन चलाते थे। अरे भाई हिमांशु, इसके लिए तुम जो है सिर्फ एक भारतीय समाज के सिर्फ एक तबके माने हिंदू सनातन को श्रेय देने की दुष्टता क्यों करता है? प्रभु राम सबके आदर्श हैं, जिनकी व्यक्तिगत आस्था हिंदू सनातन में नहीं है, जैसे मतलब जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय बहन और भी आस्था वाले, वो भी प्रभु राम का सम्मान करते हैं। लेकिन तुम जो ये साबित करना चाहते हो कि जो है वो सिर्फ एक ही तबके के आदर्श हैं, ये तुम्हारी दिमागी खुराफात है। तो लेकिन वो तो ईश्वर के अवतार थे, हमारे प्रभु विष्णु के अवतार थे, ऐसी मान्यता है। लेकिन जो धरातल पर तो आओ, भौतिक जगत में तो आओ। तुम जो है वो औरंगजेब को सिंगल आउट कर रहे थे कि उसने जो है अपने दो भाइयों दारा सिको को और कौन सूजा को और ये भाई और तीन भाइयों का हत्या करके अपने बाप को कैद कर लिया। सुधांशु त्रिवेदी महोदय, देश को जवाब दीजिए। जिस अशोक को तुम आदर्श मानता है, उस अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो सम्राट बना है। पता कि नहीं पता? मौर्य वंश के पहले माने चंद्रगुप्त मौर्य के दादा पर दादा वो था अजातशत्रु, वो अपने पिता को मार करके बना है। तो वो आपका आदर्श है कि नहीं है? अरे देश को ये बताने के बजाय कि सत्ता इतनी पिशाचिनी होती है और इतना अंधा कर देती है कि वो नहीं दिखता है कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी बीवी है, कौन मेरा पति है। सिर्फ सत्ता, उसके लिए सिर्फ औरंगजेब को दोषी ठहराना, उसको सिंगल आउट करना, और ये जो है भारत विरोधी खुराफात और मानसिकता है। क्या हिमांशु त्रिवेदी क्या ये बोल सकते हो? अभी 20-25 साल पहले, 20 साल पहले ये क्षत्रियों का, राजपूतों का खानदान था ये नेपाल में, जो कि शासन कर रहे थे। सब क्षत्रिय ही तो थे। सत्ता के लिए क्या क्या मारकाट मचाई, अपने भाई को, अपने बीबी को, अपने बहनों को मारा। तब तुम्हारा यानी कहाँ था आदर्श? तो ये समझने की आवश्यकता है कि भाई सत्ता खुद एक बहुत खतरनाक जो पिशाचिनी है, जो उस व्यक्ति को अंधा कर देती है। उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरी बीवी है, कौन मेरे पति है, कौन मेरा बहन है, कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता। जब इंदिरा गांधी ने मरवाया इसको, संजय गांधी को,
तो जब इंदिरा गांधी अपने अपने बेटे अपने बेटे संजय गांधी को मरवा सकती है, तब आप कहाँ थे? हिमांशु त्रिवेदी महोदय सिर्फ जो है मैंने एक पंथ विशेष को निशाना बनाने के लिए जो है अब जो है वो इस तरह का औरंगजेब ये था, औरंगजेब वो था। तो खैर हमारे भारतीय भाई बहन सावधान हो जाए इस बीजेपी से भी, मोदी महोदय से, और उनके प्रवक्ता जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो हमारे देश में नफरत फैलाना, और नफरत फैलाने वाले हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी गिरोह जैसे लोग देश के बहुत खतरनाक दुश्मन हैं। लेकिन इन दुश्मनों का नाश कब होगा? जबकि आप भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इन राजनीतिक ताकतों को, काले अंग्रेजों को नष्ट में नाबूद करेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।